हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स को लगातार मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ आपको उपलब्ध करवाया जाता है। सीरीज के हम 26वें पायदान पर हैं। 25 जो वीडियो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। उनकी लिंक आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इन स्क्रीन सेक्शन को भी देख सकते हैं, वहाँ भी ये वीडियो मिल जाएंगे। उनको प्रीवियसली आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक कौन सा नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक व फास्फोरस। तो इसमें देखा जाए दोस्तों तो 75 का ऑप्शन नंबर सी जो कवक है, ये अजैविक घटक नहीं, ये जैविक घटक है। ठीक है, चूंकि कवक जो है ये जैविक घटक इस वजह से है चूंकि ये उत्पादक और उपभोक्ताओं की, जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं और इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये इसी वजह से अजैविक घटक है। जबकि जैविक घटक में अगर हम बात करें, मृदा हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या हैं? ये आपके जैविक घटक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गिर सेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, ये आपके जो है गुजरात में है। गिर सेर परियोजना गुजरात में है। देखिए, एशियाई सिंहों का घर, होम ऑफ एशियाटिक लाइन की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य है, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसमें गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई है। यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गुजरात के कहाँ पर? जूनागढ़ जिले में। ठीक है, और यह मात्र एक ऐसा उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में, या गिर शेर परियोजना जो है उसमें। ठीक, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, WWF। ये WWF इसका आशय क्या है? तो दोस्तों, अगर बात हम करें तो WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष, 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी। ये IUCN के सहायक संगठन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इस संगठन का जो मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, और इसका प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। WWF का जो प्रतीक चिन्ह है वो जाइंट पांडा है। ठीक है दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये विलुप्त प्राणी है, जाइंट पांडा। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखता है और उनके रख रखाव संबंधी मापदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों और एजेंसियों को फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करता है, यानी कि वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, या मिलाप ग्लेशियर से? तो दोस्तों, देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री ग्लेशियर से सही होगा। देखिए, सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है। गंगा का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसमें और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हैं। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसमें पद्मा नाम से इसको जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है और फिर संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन 79 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण के मापन से कौन सी एजेंसी संबंधित है? तो दोस्तों ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया, ये नहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये जो है स्पेशली पोल्यूशन में डील करता है। देखिए भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। यह बोर्ड जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है और मंत्रालय को तकनीकी सेवा भी प्रदान करता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोटोपेक्सी की अगर हम कोटोपेक्सी है, ये एक्चुअली यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। एक क्वेश्चन और फ्रेम हो गया, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? कोटोपेक्सी है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ एंडीज सही हो जाएगा। कहाँ पर यह स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? कहाँ की नदी? तिब्बत की। कौन सी नदी? सांगपो नदी। भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ब्रह्मपुत्र। देखिए तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें 2580 किलोमीटर इसकी लंबाई है और भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1346 किलोमीटर है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह मांजुली जो है वो इसी नदी द्वीप पर स्थित है। मांजुली किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप समूह है मांजुली विश्व की। अब अगला क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी या शाकाहारी? तो दोस्तों घास भूमि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सबसे उच्च स्तर के कंज्यूमर मांसाहारी होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी ही कहा जाएगा इनको। देखिए घास स्थलीय पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में जीवधारियों के क्रम पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले घास आएगी। घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को सर्प खाएगा। सर्प को गिद्ध खाएगा। ठीक है, तो ये तो जो दोस्तों घास है ये उत्पादक हो गई, प्रोड्यूसर हो गया, और प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता मेढक हो गया, तृतीयक उपभोक्ता सर्प आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है मांसाहारी हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर मांसाहारी कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है उसको क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी तल से सबसे नज़दीक पर अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। यह मंडल जो है जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर क्या है? मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं जैसे कोहरा है, बादल है, वर्षा है, तूफान है, आंधी है, मेघ गर्जन है, पाला, ओस, ये सारी घटनाएं होती हैं। इसीलिए इस मंडल को वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर कितना बढ़ता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है। तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सा? क्षोभ मंडल सबसे पहला। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के अलवर में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में।
कभी कभी अलोवर भी पूछ लेता है ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज ना हो। और इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है और 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में भी इसको शामिल किया गया है। ये इसके एडिशनल फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी है, सूर्य का प्रकाश है, डीएनए है, आरएनए है। थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, लेकिन एकदम ऑब्वियस सा है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत एबडेंट जो एनर्जी का जो मतलब कह लें स्रोत है, वो क्या है आपका? सूर्य का प्रकाश है, सोर्स जिसको कह लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एगमार्क का संबंध किससे है? तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एगमार्क एक प्रामाणिक चिन्ह है जो गुणवत्ता से संबंधित है। किससे? गुणवत्ता से। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भारत में कृषि या खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है और यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता की शुद्धता पर विश्वास कर सकता है। आईएसआई मार्क, जिसको एग मार्क कहते हैं, मतलब गुणवत्ता का सिंबल लगा होता है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है और आर्सेनिक जो है भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में जल प्रदूषण के कारण इसका मामला सामने आया था। तो सबसे अगर अधिक बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो दोस्तों 1972 में, 1972 ईस्वी में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्या है कि अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने और दंड का प्रावधान किया गया है। अगला है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है वो किण्वन कहलाती है। किण्वन, देखिए, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और लैक्टिक जो एसिड है, जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करता है। तो दूध में दोस्तों कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और मैं बताऊं तो दूध को स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस और लैक्टोबैसिलस गुल्गेरिकस के द्वारा 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर जमाकर ईस्ट द्वारा आंशिक किण्वन, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, कराया जाता है, जो पोषक पदार्थ दही बनता है या बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब कहते हैं अगला क्वेश्चन, ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? ध्रुव तारे की बात करें तो जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है और उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होता है और इसी वजह से एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, तो इसको ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को यहाँ पर ध्रुव तारा कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर ये एक योजना है, स्पेशली ये टाइगर के संरक्षण के लिए स्टार्ट की गई थी, बाघ के। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है और इसकी प्राथमिकता है सुरक्षा। तो ऐसे में भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया था।
ठीक है। इसके एडिशनल फैक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करती है जहां पे बाघ संरक्षण रिजर्व है। भारत में अभी कुल कितने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं? 49 हैं, जिसमें उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व 48वें और ओरेंग टाइगर रिजर्व 49वां है, जो असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? देखिए, फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। किसको? फूलों की घाटी उत्तराखंड को, यहाँ पर जो है फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया है। अगला है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अगर बात की जाए तो एक वयस्क मानव में जो कुल अस्थियों की संख्या वो 206 होती है, जबकि एक न्यूली चाइल्ड बेबी या इन्फेंसी कह लें, एक वयस्क मानव में 206 होंगी, जबकि शिशु अवस्था में ये हड्डियां 300 पाई जाती हैं। कितनी? 300 हड्डियां। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए, ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ठीक है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण की अभिक्रिया हरित लवण के ग्रेना भाग में होती है। इस अभिक्रिया में जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है और हाइड्रोजन का आयन प्राप्त होता है। तो अगर इन शॉर्ट में ज़्यादा आपको उलझाऊं नहीं तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल का ऑक्सीडाइजेशन होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है, और NADP का अपचयन, रिडक्शन होता है, NADP। ठीक है, NADP की अगर हम बात करें तो निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, जो कि आपके लिए जो साइंस स्ट्रीम से नहीं थोड़ा सा दिक्कत वाला होगा तो रट लीजिए। जल का ऑक्सीकरण होगा और NADP का अपचयन होगा। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, एकदम से सही है। या उच्च ऊष्मीय मान का होता है, बिल्कुल सही है। या नीली ज्वाला से जलता है, बिल्कुल सही है। ये गलत है कि यह मीथेन उत्सर्जित करने वाला है, ना भाई, बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। तो यही सही हो जाएगा। LPG का फुल फॉर्म पूछ लेता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों को द्रवभूत कर यानी कि लिक्विफाइड कर सिलेंडरों में भरकर घर में रसोई गैस के रूप में इसको प्रयोग में लाया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है। अतः इसके रिसाव का पता लगाने के लिए दोस्तों अगर बात करें, LPG तो गंधहीन होता है, लेकिन इसमें आपने बदबू सुनी होगी, सुनी नहीं सूंघी होगी, यार लोगों से कहते हुए सुना होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर रहा है कि इसके रिसाव का पता लगाने के लिए हम क्या मिलाते हैं? तो एथिल मरकेप्टम मिला देते हैं। क्या? एथिल मरकेप्टम, और जिसका केमिकल फार्मूला है C2H5SH। ठीक है, और LPG गैस का उच्चतम ऊष्मीय मान होता है लगभग 55,000 किलो जूल प्रति केजी। ठीक है, यह नीली ज्वाला के साथ जलता है और सबसे गर्म भाग इसका होता है। तो ये एथिल मरकेप्टम वाला भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लें इसके गंध को पता लगाने के लिए। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ये किसका कहना है? अरस्तु का, मेंडल का, चार्ल्स डार्विन का, रॉबर्ट हुक का। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। चार्ल्स डार्विन की रचना है और इनका कहना भी है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये एक बहुत ही पॉपुलर बुक है और डार्विन की ये बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मकर रेखा है 23.5 अंश, 23.5 अंश नॉर्थ, 23.5 अंश साउथ, 23.5 अंश साउथ। ठीक है,
तो देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो 23.5 यहाँ पे क्या है, मकर रेखा पूछा है ना, तो 23.5 दक्षिणी जो है उसको, दक्षिण में 23.5 का जो अक्षांश है उसको मकर रेखा कहेंगे, और उत्तर में ये जो है क्या है, कर्क रेखा है। 23.5 उत्तर में क्या है, कर्क रेखा है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हेग यानी कि नीदरलैंड में अवस्थित है, हेग में, ठीक है। और इसकी स्थापना 3 अप्रैल कब हुई थी दोस्तों, बताएं आप कमेंट में। 1946 में। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा। 3 अप्रैल 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। कितने अध्याय, 5, कितने आर्टिकल, 70। अगला है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो वायुदाब मापने के लिए दोस्तों बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। बैरोमीटर वायुदाब मापने के लिए पारा नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। वायुदाब मापने में पारा का प्रयोग किया जाता है, ये भी रट लें। और बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है। अगर एकाएक अचानक से नीचे भड़बड़ा के गिरेगा बैरोमीटर का पाठ्यांक, तो इसका मतलब आंधी तूफान आने वाला है। और जबकि थर्मामीटर जो है मानव शरीर का ताप मापता है। थर्मामीटर क्या करता है, मानव शरीर का ताप मापता है। थर्मामीटर यहाँ पे क्या है, मानव शरीर का ये ताप मापता है। सीस्मोग्राफ जो है दोस्तों ये भूकंपीय तीव्रता को मापता है, जबकि हाइग्रोमीटर जो है दोस्तों ये वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। तो इस वजह से चारों ऑप्शन को मैंने डिस्कस कर दिया। बीटी कपास क्या है, तो बीटी कपास दोस्तों एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास के पौधों में बेसिलस थुरिनजिनसिस यानी कि बीटी जीवाणु की उपस्थिति होती है। इतना ज़्यादा डीपली ना जाएं, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, इसको रट लें। बीटी कपास क्या है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को मैं मुख्य कारक बताऊंगा, मानूंगा। अम्लीय वर्षा के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो उद्योगों या वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों और ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सा सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल। देखिए अगर यहाँ पर बात किया जाए तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन हैं वो सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र हैं, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा और पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयुक्त होता है। आम का सीजन है भाई इस टाइम, तो आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, क्या, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन भी होता है जो फल के पकाने में प्रयुक्त होती है, ठीक है। अगला है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो टाइफाइड ये एक ऐसी बीमारी है जो कंटेमिनेटेड वाटर पीने से होती है। इसे आर्द्र ज्वर यानी कि आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है और जो दूषित जल में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें हम बात करें दोस्तों तो ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ये तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नाइट्रस ऑक्साइड है,
N2O है। और इसके बाद मीथेन हो जाएगी, CH4 हो गया इसका केमिकल फार्मूला। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, वो दिया नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये किचन किलर है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? वे फसलें जिनके बीज 2 पत्ती वाले यानी कि 2 दल वाले होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री, जैसे सरसों हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया। सरसों, अरहर, मटर, चना, तो यहाँ पे क्या है? सरसों द्विबीजपत्री है। देखिए पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, यानी कि कंजम्पशन, खपत किसके माध्यम से होती है? पौधों में जल अगर ठूंसना है तो किसके द्वारा ठूंसेंगे? तो दोस्तों ये जाइलम के द्वारा, जल जाइलम के द्वारा। और खाने पीने की और सामग्री, खनिज लवण वगैरह, ये सब फ्लोएम के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सस्ता नशा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण के जो है वो जाइलम के द्वारा होता है। कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो देखिए भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है और 4 वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। और ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो दोस्तों 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं और इसी में से जाति का विभाजन है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पर विजिट किया है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया है। तो इसी प्रकार का क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।